मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को जाना, उसकी सांद्रता को जाना और कल हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विलयनों की अनुसंख्यक गुणों के बारे में जाना। तो उन विलयनों के जो अनुसंख्यक गुण थे वो चार होते हैं: परासरण दाब मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ये चार प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो परासरण दाब से पहले हमें परासरण का पता होना चाहिए था और तो हमने परासरण को जाना। अब परासरण के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि परासरण तथा विसरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब हमें विसरण को भी जानना है कि विसरण और परासरण क्या होते हैं। आप पुनः देख लीजिए। तो विसरण मीन्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज होती है? किसी भी विलेय के कणों का, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि कोई ग्लास है और उसमें हमने वाटर ले लिया और कोई भी इसके अंदर अगर आप सोल्यूट डिजोल्व करते हैं जो डिजोल्व हो जाए तो वो विसरण कहलाता है, क्योंकि जब आप इसे हिलाएंगे तो जो सोल्यूट मीन्स जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने नमक या चीनी कोई चीज डाली तो वो पूरे जल में समान रूप से वितरित हो जाएगा। मीन्स पूरे विलयन में जब विलेय के जो मोल हैं या कण हैं जो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, इस क्रिया को विसरण मीन्स डिफ्यूजन मीन्स एक प्रकार से समान रूप से वितरित हो जाना कहते हैं। अब बात आती है परासरण की। परासरण में क्या है? परासरण के बारे में कल आपको एक बात बताई थी कि मेम्ब्रेन को समझाया था। तो किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयनों का सांद्र विलयनों की ओर जो सतह प्रभाव होता है अपने आप, जैसे किशमिश का एक एग्जांपल आपको दिया था कि किशमिश को अगर हम वाटर में डाल दें तो वो फूल जाती है, और अगर उसी किशमिश को फूली हुई को भी अगर आप नमक या चीनी के घोल के वाटर में डाल दें तो उन्हें सिकुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि तनु विलयन जो है वो सांद्र विलयनों की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रभावित होते हैं, अर्थात उसमें जो विलायक होता है, क्योंकि विलयन में दो चीज होती है, विलेय और विलायक। विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है, विलायक के कणों का आकार छोटा होता है। तो केवल विलायक के कण ही पार हो सकते हैं, विलेय के कण पार नहीं हो सकते हैं। तो ये था परासरण और विसरण और परासरण। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। परासरण तथा विसरण में अंतर। पहला अंतर नंबर 1, परासरण और विसरण की बात करें, एक तरफ हमने डिफ्यूजन ले लिया और एक तरफ हमने ऑस्मोसिस ले लिया। अगर विसरण की बात करें तो विसरण में पार्चमेंट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन बताई थी, उसका एक पार्ट था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए और इसमें सेमी परमिएबल की इसमें नहीं चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और परासरण होता ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से है। मतलब विसरण में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। परासरण की क्रिया होगी ही अर्धपारगम्य झिल्ली से। दूसरे डिफरेंस की बात करें, दूसरे डिफरेंस में इसमें केवल जो सोलवेंट हैं और सोल्यूट हैं, सोलवेंट में सोल्यूट के जो कण हैं वो समान रूप से पूरे में एक से फैले रहते हैं, और इसमें से केवल सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, विलायक के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ही पार होंगे, विलेय के कण पार नहीं होंगे। नंबर नेक्स्ट, इसका मतलब इसमें विसरण में जो समान रूप से गति दोनों तरफ को हो सकती है, तो टू वे हो सकती है दोनों तरफ को, मीन्स विलेय और विलायक, विलेय भी विलेय के पास जा सकता, विलायक भी विलेय के पास जा सकता है और विलेय भी विलायक के पास आ सकता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल वन वे होता है। अभी आपने पढ़ा कि केवल सोलवेंट के कण ही मूव करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, इसमें तनु और सांद्र विलयनों में तनु विलयन सांद्र के पास जा सकता है, सांद्र तनु के पास जा सकता है, और इसमें आपने पढ़ा है डाइल्यूट टू कंसंट्रेट।
डायलूट जो है मीन्स जो तनु विलयन है वो सांद्र विलयन की ओर प्रभाव करते हैं। ये इनके बीच डिफरेंस था। अब बात करते हैं जो काफ़ी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कल हमने पढ़ा था, जो 4 प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? परासरण की क्रिया को आपने इस तरीके से समझिए कि ये कोई पॉट है और इसमें हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, इधर हमने ले लिया कंसंट्रेट सॉल्यूशन और इस साइड में हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट। तो क्या होगा, जो शुद्ध विलायक है ये विलायक के कण इधर को गति करेंगे और ये इधर को गति करेंगे, इस विलयन की तरफ जाएंगे तो इधर का जो तल है वो नीचे को गिरेगा और इधर का तल ऊपर को उठेगा। और यदि इस तल को हम ना उठाना चाहें और ना गिराना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई वेटलेस पिस्टन यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी। ये पिस्टन है पी, इस वेटलेस पिस्टन पर हम प्रेशर डालेंगे। जब हम प्रेशर डालेंगे तो ये क्रिया जो है इधर को जो मोमेंट है ये रुक जाएगा, ये मोमेंट नहीं होगा। अगर ये मोमेंट हम रोक दें तो उसके लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये P इक्वल टू F मिस फोर्स या प्रेशर कह दीजिए, दाब लगाना पड़ रहा है। ये जो दाब है ये परासरण दाब कहलाएगा। तो परिभाषा बनवाइए, किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर शुद्ध विलायक के कणों का स्वतः मिस अपने आप विलयन की ओर प्रवाह करने पर परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने भी अतिरिक्त बल की या दाब की आवश्यकता होती है, दाब के इस मान को परासरण दाब कहते हैं। मीन्स किसी भी परासरण, सिंपल में लिख सकते हैं कि किसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने भी दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। पर आपको इस तरीके से नहीं लिखनी है, आपको पूरी डिफाइन करके डेफिनेशन देनी है कि किसी शुद्ध विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, अर्थात तनु विलयनों का सांद्र विलयनों की ओर या शुद्ध विलायक का विलयन की ओर जो प्रवाह है को रोकने के लिए जितने भी दाब की आवश्यकता होती है, इस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। तो ये परासरण दाब ज्ञात करने की सिंपल मेथड था, साधारण विधि। इस विधि में कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई? अगर हम पिस्टन पर प्रेशर डाल दें तो एकदम से अर्धपारगम्य झिल्ली फट जाए। दूसरी बात, प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी प्रेशर गेज नहीं लगा है, तो इस कारण ये विधि फेल हो गई। उसके बाद वर्कले और हार्टले, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। वर्कले और हार्टले दो साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक विधि दी परासरण दाब ज्ञात करने की। उस विधि को वर्कले एंड हार्टले मेथड कहा गया। वर्कले और हार्टले दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने परासरण दाब ज्ञात करने के लिए विधि दी। इस विधि में क्या है, उन्होंने एक, जैसे आप जानते हैं एग्जांपल के तौर पर ये पेन है, अब इस पेन को आप ओपन कर लें तो इसकी जो फॉर्म है एज ए सिलेंडर है, बेलनाकार इसकी आकृति है, इसकी भी बेलनाकार है। तो आप ये मान लीजिए कि जो छोटा बेलन है
तो एक छोटा बेलन लिया, बस कंडीशन एक है छोटी सी, ये एक छोटा बेलन ले लिया। ये अब इस बेलन में अगर ये ऊपर वाली जो हमारे रिफिल की जो सरफेस है अगर ये छिद्रित हो, मीन्स इसके अंदर पोरस हो, छिद्र हो और इसके ऊपर चारों तरफ पार्चमेंट मेम्ब्रेन लपेट दी जाए, तो ये सिचुएशन होगी कि यहां पर पार्चमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी। ये एक तरफ दिखाई दे रही पर वो सारे पर लिपटी हुई होगी। अगर इसके ऊपर फिर एक प्लेटिनम की जालियां लगा दें, फिर ऊपर से हमने इसे इसके ऊपर फिर जालियां लगा दी, ये इस तरीके से क्यों लगाई, पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन कि जालियां क्यों लगाई, क्योंकि जब अंदर से विलायक आएगा तो बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा तो प्रेशर जाली पर पड़ेगा, न कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन पर। जो पहला डर था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन फट ना जाए, तो वो डर हमारा खत्म हो गया। उसके बाद इस वेलन को एक बड़े वेलन में फिट कर दिया जैसे ये, और इसके दोनों सिरों पर एक तरफ थिसिल फनल और एक तरफ कैपिलरी ट्यूब लगा दी। मीन्स इधर कुछ भरना है तो इसके लिए एक मुड़ी हुई नली लगाई और उसके ऊपर एक कीप टाइप में या और स्टॉपर लगा दिया, ये थिसिल फनल हो गई। इस साइड में एक कैपिलरी ट्यूब लगा दी। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी का मतलब केस नली, एक निशान लगी हुई, केस का मतलब बालों की तरह छिद्रित, मतलब बहुत बारीक एक नली। अगर आप उसमें एक बूंद भी डालेंगे तो वो कम से कम 1 सेंटीमीटर डिफरेंस में दिखाई देगा। मीन्स एक बूंद अगर इधर से चली गई तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा लेवल गिर गया, और निशान इसलिए लगाया कि जिससे हमें लेवल पता रहे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे एक बड़े बेलन में फिट कर देंगे। जैसे अभी मैंने इस पेंसिल को फिट कर दिया, एक बड़ा बेलन लगा दिया, तो एक बड़ा बेलन हमने इस पर लगा दिया, इसे बड़े बेलन के अंदर फिट कर दिया ऐसे इधर, और बड़े बेलन में क्या किया, इसे क्लोज कर दिया, और यहां पर एक, यहां भी ये स्टॉपर टाइप का ही है जिससे हम कोई भी चीज डालेंगे, और यहां पर एक वेटलेस पिस्टन लगा दी, और साथ ही इससे एक प्रेशर गेज से लगा दी। रीडिंग वाला भी हम लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम सॉल्यूशन भर देंगे, यहां से हम सॉल्यूशन भर देंगे। हमने सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्यूशन भरने के बाद ये सारे में ये सॉल्यूशन हो गया, और इसके बाद इसकी सहायता से हमने यहां पर शुद्ध विलायक भर दिया, प्योर सॉल्वेंट, ये शुद्ध विलायक भर दिया। ये जो लाइन सी ये बनाएंगे, यहां तक, कहां तक के लिए, यहां। अब जैसे ही परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो ये वाला तल नीचे गिरने लग जाएगा, और जैसे ये तल नीचे गिरेगा और पिस्टन ऊपर उठने लगेगी तो पिस्टन पर हम एक प्रेशर लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, दबाएंगे। तो जितना भी प्रेशर हम इस पर फोर्स लगाएंगे वो इस प्रेशर गेज में रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इस परासरण की क्रिया को, मीन्स इस लेवल को हम यहीं पर रोक के रखेंगे, ना किसी भी हाल में हम विलायक के कणों को विलेन की ओर गति नहीं करने देंगे। अगर हम गति नहीं करने देंगे तो हमने परासरण की क्रिया को रोक दिया। अगर हमने परासरण की क्रिया को रोक दिया तो उसके लिए हमने बल लगाया, और जितना भी बल हमने लगाया उसे ही परासरण दाब कहते हैं, और ये परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। 2 कमियां थी, एक प्रेशर गेज नहीं था, वो भी समस्या यहाँ पर शॉर्ट आउट हो गई। अर्ध पारगम्य झिल्ली के यहाँ पर फटने का कोई डर नहीं है। आप कितनी भी सॉफ्ट चीज उंगलियों के बीच में ले लीजिए और दोनों हाथों से दबा दीजिए तो प्रेशर हाथ पर आएगा, न कि उस मेम्ब्रेन पर। लिखना कैसे है, बिल्कुल सिंपल जैसे किया है। वर्कले तथा हार्टले ने परासरण की क्रिया को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को या इस विधि को वर्कले तथा हार्टले विधि कहते हैं। पहले परासरण दाब क्या परिभाषा लिख देंगे, उससे पहले इसमें एक छिद्रित छोटा बेलन लेंगे, उसके ऊपर चारों तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में अर्धपारगम्य झिल्ली लपेट देंगे, और उसे पुनः दोबारा से दूसरी जालियों के बीच फिट कर देंगे। इसके एक सिरे पर थिसिल फनल तथा एक सिरे पर निशान लगी हुई केस नली लगा देते हैं, तथा इसे एक बड़े बेलन के मध्य फिट कर देते हैं। इस बड़े बेलन के ऊपरी सिरे पर एक वेटलेस पिस्टन जिसके साथ दाब मापी यंत्र लगा है तथा एक थिसिल फनल लगा देते हैं, जिसकी सहायता से हम विलयन भर लेते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं, और इस छोटे वाले बेलन में हम केस नली के निशान तक
शुद्ध विलायक भर देते हैं। इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि परासरण की क्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाती है और केस नली का तल नीचे गिरने लगता है और पिस्टन ऊपर उठने लगता है। केस नली के तल को स्थिर रखने के लिए हम पिस्टन पर प्रेशर लगाते हैं, मिस एक बल लगाते हैं और उस बल के मान को, जब वो बल कांस्टेंट हो जाएगा, एक रीडिंग रुक जाएगी, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। मिस हमने परासरण की क्रिया को पूर्ण रूप से रोक दिया। तो इस को ही, जितना भी हमने फोर्स लगाया, इस फोर्स को ही परासरण दाब कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी जो क्वालिटीज है, ड्रॉबैक नहीं है, क्वालिटीज है, अच्छाइयां हैं। तो एक तो आज के समय भी यही विधि परासरण दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर 2, इस विधि में जो है अर्धपारगम्य में झिल्ली के फटने का कोई डर नहीं रहता है। इस विधि में दाब मापी यंत्र भी लगा रहता है, जिससे यथार्थ परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है और इसी विधि के द्वारा एक शुद्ध पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।